जयपुर में G20 देशों की बैठक चल रही है। ये बैठक एक ऐसे समय में चल रही है जब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं भारत पर। भारत अलग अलग क्षेत्रों में एक नेतृत्व की भूमिका में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। मेरा पहला सवाल यही होगा कि हम लोग बार बार प्रधानमंत्री इस बात की अपील करते हैं कि भारत दुनिया में एक लीडरशिप रोल में आगे दिखना चाहिए और इस तरफ कदम बढ़ भी रहा है। तो इस तरफ ये G20 की बैठक कितना मददगार साबित होने जा रहा है? भारत की जो G20 की अध्यक्षता रही है वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ये पहली बार है कि इतने विपरीत परिस्थितियों में देश में G20 की अध्यक्षता के दौरान हम पूरे देश में लगभग 60 स्थानों पे मीटिंगें कर पाए। अलग अलग देशों के प्रमुख नेता आए, बहुत सारे संवेदनशील विषयों के ऊपर निर्णय हुए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे विश्व ने भारत की अध्यक्षता को, प्रेसिडेंसी को समर्थन दिया है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए, सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान और कमिटमेंट दिया है कि हम भारत की सफलता में अपनी सफलता देखते हैं। ये एक भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और हर भारतवासी, 140 करोड़ आज के दिन भारतवासी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जब पूरे विश्व के नेता, बड़े बड़े नेता मोदी जी की तरफ देखते हैं विश्व के समस्याओं का हल निकालने के लिए। मोदी जी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता मानते हैं। बिल्कुल, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमने देखा भी है कि जब पूरी दुनिया उलझ रही थी तब आप लोगों ने आगे बढ़ के भूमिका निभाई और उलझन को दूर किया। लेकिन ये बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब पूरी दुनिया में एक प्रोटेक्शनिज्म का माहौल है। लोग कई जगह एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, अपने घर को पहले देखते हैं। ऐसे में G20 जैसे प्लेटफॉर्म से एक साझा कुछ बयान निकालना या फिर कोई आम नतीजे पहुंचना कितना मुमकिन दिखता है? एक बैलेंस बनाना पड़ता है, संतुलन बन जाए तो हर समस्या का हल हो जाता है। कई बार कुछ ड्यूटीज लगाना, कुछ चीज़ों पे रोक लगाना अनिवार्य भी होता है। देश हित के लिए, जनहित के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और अलग अलग देश लेते हैं अपने हिसाब से। पर एक मोटा मोटा सामान्य जो व्यापार है वो खुला हो, वो रूल्स के हिसाब से हो, उसमें पारदर्शिता हो, उसके प्रति सभी लोगों में आम सहमति है, सभी देशों में आम सहमति है। सभी देशों ने मिलकर निर्णय किया है कि हम हर हालत में विश्व व्यापार को खुला रखना चाहते हैं, विश्व व्यापार को में समन्वय और सामंजस्य बनाना चाहते हैं और विश्व व्यापार ही दुनिया में प्रगति का मार्ग बनेगा। अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक बता सकें आपको, विश्व व्यापार की जब हम बात करते हैं साझेदारी की, तो किस किस सेगमेंट पे, पहलुओं पर खास फोकस होने जा रहा है? 4-5 चीजें हैं जो आज के दिन बड़ी अहम भूमिका रखती हैं। एक तो सभी का मानना है कि जो ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड है उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, उसमें सभी ने अपने अपने तरफ से जो आम सहमति के हिसाब से रूल्स बने हैं उसके हिसाब से व्यापार करना चाहिए। दूसरा, लॉजिस्टिक्स एक बहुत गंभीर विषय बनते जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हमारी बैठक में हो रही है। विश्व व्यापार संघ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अहम भूमिका रहती है दुनिया में रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग और एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो सभी देशों की समस्याएं और मांगों को बैलेंस करते हुए, संतुलन बिठाते हुए निर्णय ले सके, उसको कैसे और मजबूत करना। और जो कोविड-19 की समस्या रही और अन्य अन्य चुनौतियां रही हैं उसमें ग्लोबल वैल्यू चेन्स कैसे और रेजिलिएंट हो, कैसे और अच्छी तरीके से चलें, उसके ऊपर भी गंभीरता से चर्चा चल रही है। मैं समझता हूँ इन सभी विषयों पे एक आम सहमति बन के एक ये बहुत सफल जयपुर का G20 मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बहुत अच्छी बात कही, ई कॉमर्स को लेके। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन चुनौती ये होती है कि ई कॉमर्स पे हम बड़े कारोबारियों को भी उतनी हिस्सेदारी दें जितनी छोटे कारोबारियों को दें। यानी छोटे कारोबारी की भागीदारी भी बराबर की भागीदारी रहनी चाहिए। सरकार भी, भारत सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी लाने जा रही है, उसका कुछ अपडेट दें। और इस G20 की बैठक के दौरान क्या ई कॉमर्स के ऊपर कोई चर्चा कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स कारोबार में छोटे कारोबारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए?
लगभग सभी देश चिंतित हैं कि छोटे व्यापारियों का, छोटे सूक्ष्म लघु या मध्यम वर्ग उद्योग का क्या भविष्य होगा। सभी देश चिंतित हैं। लगभग सभी देश चिंतित हैं और उसके ऊपर शायद हर सेशन में सबसे ज्यादा चर्चा एमएसएमई सेक्टर की होती है। हम सब पहचानते हैं, हम सब इस बात की इज्जत करते हैं कि हमारा एमएसएमई सेक्टर ही आगे व्यापार को टीका देगा, व्यापार बढ़ाने का साधन बनेगा। ई कॉमर्स में भी कैसे साझेदारी बढ़े, कैसे डेमोक्रेटाइज हो, एक प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, छोटे व्यापार को भी उतना ही मौका मिले जितनी बड़ी कंपनियों को मिलता है। उस दिशा में भारत ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च किया है। अभी तक का जो प्रयोग रहा है बड़ा सफल रहा है और उसमें तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे और आगे चल के विश्व के कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि बड़ी अनोखी चीज़ है, कभी किसने सोचा नहीं था। तो जैसे यूपीआई हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने, वो भी इन लोगों के लिए आश्चर्य की बात। वो भी इनके लिए बड़ी आश्चर्य था, पर अब लोग समझने लगे और अब नए देश उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऐसे ही ई कॉमर्स में भी भारत की नेतृत्व में ओएनडीसी तैयार हो रहा है और इसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि छोटे दुकानदार, जिनको विदेश में मॉम एंड पॉप स्टोर बोलते हैं, जो कॉर्नर स्टोर्स होते हैं, छोटे खुदरा व्यापार करने वाले परिवार के 2-4 सदस्यों को एक प्रकार से उसमें काम मिलता है, ऐसे व्यापार को बंद नहीं होने देना, उल्टे उसको और मजबूत बनाना। चलिए, इसमें भारत सरकार की तरफ से ई कॉमर्स पॉलिसी भी आने वाली थी, उसका कुछ अपडेट बता सकें? लगभग तय हो गई है, उसको भी हमने कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस करके आम सहमति बनाई है। छोटे बड़े सभी ई कॉमर्स के प्लेयर्स को और भारत की जो कानूनी व्यवस्था है ई कॉमर्स की, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको तय किया गया। एक आखिरी सवाल कि हम लोग ऐसे समय बैठक कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं जब एक्सपोर्ट भारत का थोड़ा सा गिरता जा रहा है, चिंता के विषय, 6 महीने तक लगातार गिरावट देखने को मिली। ये आपके लिए वाकई चिंता की बात है कि नहीं, ये ग्लोबल फिनोमेना इस वजह से गिर रहा है? वास्तव में तो ग्लोबल फिनोमेना है, आपने देखा होगा चाइना में भी गिरा है 14.5% पिछले महीने, लेकिन हम उससे संतुष्टि नहीं लेते, और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और तेज गति से कैसे बढ़ा सके, वापस पुनः अपना स्थान ग्रहण कर सके। मेरी लगातार एक्सपोर्टर्स, निर्यातकों के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ चर्चा चलती रहती है, मेरी मिशंस के साथ चर्चा चलती है, जो भारत के मिशन विश्व भर में काम कर रहे हैं। हम पुनः अपने एक्सपोर्ट्स को और आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम लेने के लिए तैयार है। 2 कारण मैं आपको सामने जरूर रखना चाहूँगा। एक तो पेट्रोलियम प्राइसेस लगभग आधे होने से, एक वॉल्यूम में नहीं लेकिन कीमतों में एक थोड़ी गिरावट, तो जो अधिकांश एक्सपोर्ट कम हुआ है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और दूसरा जेम एंड ज्वेलरी, क्योंकि ये युद्ध के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थोड़ा घटा है। तो कपड़े हो, फुटवेयर हो, जेम एंड ज्वेलरी हो, जो व्यक्ति तब खरीदता है जब उसको एक्स्ट्रा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो। तो ये 2-4 क्षेत्रों में हमारी थोड़ी समस्या रही है एक्सपोर्ट की, लेकिन ओवरऑल हमारी स्थिति पहले से बेहतर है। आप याद करिए, आज से 2 साल पहले हमारी क्या स्थिति थी। निर्यात गुड्स और सर्विसेज, सेवा और सामान मिला के $500 बिलियन था, यानी 37 लाख करोड़। हमने 2 साल में बढ़ा के 37 लाख से 60 लाख करोड़ पार कर दिया। लेकिन इस मोमेंटम को 55% जब उछाल मात्र 2 महीने में आता है, तो उसको कंटिन्यू करना जरूर थोड़ा चैलेंज। इस गिरावट को रोकने क्या कोई एक्सपोर्ट के लिए पैकेज देने पर विचार करेगी सरकार? भारत का जो उद्योग जगत है, भारत का जो सेवा क्षेत्र है, आज अपने आप में बड़ा सक्षम है, आत्मनिर्भर है। वो सरकारी पैकेज नहीं, अपनी काबिलियत पे आज अपने विश्व में। चलते जो कि आपने चाइना की बात की, चाइना में जो स्लो डाउन है, ये अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी है, चिंता की बात है? भारत कभी किसी दूसरे देश की समस्या या दूसरे देश की कमजोरी को अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं देखता है। भारत अपने बलबूते पे, अपनी काबिलियत पे, हमारे कारीगर, हमारे किसान, हमारे हस्तकरघा से जुड़े हुए भाई बहन, हमारे जो देश की अपने आप की ताकत है, उसके बलबूते पे आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, थैंक यू सो मच।